नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 30 जिसका नाम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो डीआरटी एक्ट की बात यहाँ पर हो रही है, इसका ध्यान रखें आप। और उसमें हम देखेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल कैसा होगा, कंपोजिशन क्या होगा ट्रिब्यूनल का, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा, स्टाफ कितने होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, डिटेल्स जो हैं इस ट्रिब्यूनल के बारे में या इनके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले बात आती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एम्पावर्ड है। एक या ज़्यादा ट्रिब्यूनल नोन एज रिकवरी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल या डीआरटी टू एक्सरसाइज द जुरिडिक्शन। तो जो भी पावर है, कहाँ कितने ट्रिब्यूनल बनेंगे, डीआरटीज बनेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी या स्पेसिफाई करेगी एरिया विद इन विच द ट्रिब्यूनल में एक्सरसाइज, यानी कि कितनी जगह में उनकी जो एरिया ऑफ एक्शन जो होगा या एरिया ऑफ अथॉरिटी जो होगा उनका, उसको भी कहाँ कहाँ के केसेस वो सुन सकते हैं, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही, उनका जो जुरिडिक्शन एरिया होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। व्हेन द गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज दीज पावर्स एंड टेक सच डिसीजन दे आर नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जब भी ये डिसीजन वगैरह लेते हैं तो ये ऑफिशियल गैजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के आ जाएंगे। अब ये जो ट्रिब्यूनल होगा उसका कंपोजिशन कैसा होगा, यानी कि कौन कौन लोग इसमें होंगे। तो ट्रिब्यूनल में this tribunal is made up of only one person called presiding officer and the appointment is done by the central government by issuing a notification। तो एकमात्र एक व्यक्ति ही इसमें ट्रिब्यूनल में होंगे जिनको हम क्या कहेंगे, जिनको हम कहेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर एकमात्र इसमें ट्रिब्यूनल में होंगे और जिनको अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बाई इशूइंग अ नोटिफिकेशन इशू करके इनको अपॉइंट कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और हमारी जो केंद्र सरकार है वो नोटिफिकेशन के बाद में हैज़ द पावर टू ऑथराइज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ वन ट्रिब्यूनल टू डिस्चार्ज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अनदर ट्रिब्यूनल। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर है कि किसी एक जो ट्रिब्यूनल है वहाँ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनको ये पावर दे सकती है, उनको अथॉरिटी दे सकती है कि वो किसी दूसरे डीआरटी को भी प्रिसाइड करें। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या उनका टर्म ऑफ ऑफिस होना चाहिए होता है। A person is qualified for appointing at presiding officer of a tribunal if he is or has been or is qualified to be appointed as the district judge। तो एक डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो सारी क्वालिफिकेशन उस पर्टिकुलर पर्सन में होनी चाहिए, तभी उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर हम डीआरटी का बनाया जा सकता है। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ट्रिब्यूनल होल्ड्स ऑफिस ऑफ टर्म फॉर 5 ईयर। इनका ऑफिस का टर्म कितना होता है, 5 साल का होता है, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इज एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जिस दिन में वो ऑफिस में आएगा उस दिन से 5 साल का टाइम इनको मिलता है, और अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर। या तो 65 साल या 5 साल, 5 साल का टर्म है मैक्सिमम, 65 साल की एज है, दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा उसके बाद में उन्हें ऑफिस अपना छोड़ना होगा। स्टाफ ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का स्टाफ कितना होगा, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्रिब्यूनल को प्रोवाइड कराएंगी वन और मोर रिकवरी ऑफिसर एंड सच अदर ऑफिसर और एम्प्लॉई एज द गवर्नमेंट में थिंक फिट। तो रिकवरी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट एक जो स्टाफ प्रोवाइड कराएगी, जो ट्रिब्यूनल का स्टाफ होगा उसमें रिकवरी ऑफिसर होंगे, एक हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, और उसके साथ ही और भी ऑफिसर और एम्प्लॉई जो प्रोवाइड कराएंगे जैसा भी गवर्नमेंट को लगे कि उतने की वहाँ पर ज़रूरत है। और जो भी स्टाफ अपॉइंट वहाँ पर किया जाएगा शैल वर्क अंडर द जनरल सुपरिटेंडेंस ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो जितना भी स्टाफ यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा वो किसके अंदर काम करेगा, वो जनरल जो सुपरिटेंडेंस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंदर ही वो काम करेंगे, उनके अंडर ही वो रहेंगे। एस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल में कौन कौन होता है वो देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ भी एम्पावर्ड है कि वो एक या एक से अधिक अपीलेट ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि DRAT। वो हमारा DRT है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और ये अपीलेट ट्रिब्यूनल है DRAT to exercise jurisdiction, power and authority conferred on such tribunal under by this act।
तो इस तरह की DRT वगैरह, DRAT कितने बनाने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है, वो अथॉरिटी है, उसके हिसाब से वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू डिसाइड एंड स्पेसिफाई द एरिया भी वही डिसाइड, जुरिडिक्शन का वही डिसाइड करेंगे। द पर्सन ऑक्युपाइंग द ऑफिस ऑफ द एपिलेट ट्रिब्यूनल इज कॉल्ड द चेयरपर्सन। तो वहां पर कौन थे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है हमारे चेयरमैन, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी। For administrative convenience, the central government has the power to authorize the chairperson of one appellate to discharge। अब यहाँ भी लगभग वैसा ही केस है जैसे DRT में था। यहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो जो एक पर्टिकुलर DRAT के जो चेयरमैन हैं उनको ऑथराइज कर सकती है, उनको कह सकती है कि आप उस दूसरे पर्टिकुलर DRAT में भी जो चेयरपर्सन की जो ड्यूटीज़ हैं वो भी आप निभाओ, वो भी आप पूरी करो। तो एक चेयरपर्सन को एक से ज़्यादा की भी जो ड्यूटीज़ हैं वो दी जा सकती हैं। एपिलेट ट्रिब्यूनल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पर्सन कॉल्ड द चेयरपर्सन, अपॉइंटमेंट शैल बी डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो DRAT में भी एक सिंगल पर्सन जिनको हम कहेंगे चेयरपर्सन, अपॉइंटमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। DRAT में जो सिलेक्शन होने के लिए क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो इनकी जो क्वालिफिकेशन होंगी वो होंगी जज ऑफ अ हाई कोर्ट। या तो वो जज हैं हाई कोर्ट के, या फिर उतने क्वालिफाइड हैं कि वो हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। तो उस लेवल की क्वालिफिकेशन DRAT के जो चेयरपर्सन है उनकी होनी चाहिए, तभी उनको चेयरपर्सन DRAT का बनाया जाएगा। DRT में क्या था हमारा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लेवल की बात हो रही थी, यहाँ पर हाई कोर्ट के जज की लेवल की बात हो रही है। It has been a member of Indian legal service and has held a post of grade 1 of that service for at least 3 years। यानी कि दूसरा क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसमें कि जो इंडियन लीगल सर्विस है वहाँ पर ग्रेड 1 ऑफिसर की पोस्ट होनी चाहिए और 3 साल तक वहाँ पर उस सर्विस को होल्ड किया होना चाहिए। एज हैज़ हेल्ड ऑफिस एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ ट्रिब्यूनल फॉर एटलीस्ट 3 ईयर। तो एटलीस्ट 3 साल के लिए उन्होंने क्या किया होना चाहिए? प्रिजाइडिंग ऑफिसर DRT में रहे होंगे, उसके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनका काम किया होना चाहिए, तभी वो क्वालिफाइड होंगे किसमें? DRAT में जाने के लिए, चेयरपर्सन बनने के लिए। द चेयरपर्सन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच एंटर्स ऑफिस और अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 65। यहाँ पर दोनों में केसेस में, DRT में और DRAT में, दोनों ही केसेस में क्या है? बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। 5 साल या तो 5 साल का टाइम या फिर 65 की एज, दोनों में से जो भी पहले होगा तब तक वो उनका टर्म ऑफ ऑफिस उतना रहेगा। फिलिंग अप ऑफ द वैकेंसीज एट ट्रिब्यूनल एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल। If there occurs any vacancy in tribunal and appellate tribunal, then that is not of temporary nature. The central government may fill up such vacancy in accordance with the provision of act। तो यहाँ पर अगर जब भी वैकेंसी होगी कोई भी किसी ऑफिसर की, तो वहाँ पर जो इसके प्रोविज़न हैं इस एक्ट के, उसके हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंटमेंट कर सकती है। व्हेन सच अपॉइंटमेंट आर मेड, द प्रोसीडिंग गोइंग ऑन बिफोर द अर्लियर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल एंड चेयरपर्सन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल कंटिन्यू फ्रॉम स्टेज वेयर देवर। और अगर मान लीजिए कोई बीच में कोई पर्सन जाता है किसी वजह से, तो जो नए चेयरपर्सन या तो DRAT में चेयरपर्सन या फिर DRT में प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो नए आएंगे, तो वहाँ पर अगर कोई पुरानी केस की सुनवाई चल रही थी पहले से, तो वो उसी स्टेज से आगे कंटिन्यू करेगी। फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स कंस्टिट्यूटिंग ट्रिब्यूनल और एन एपिलेट ट्रिब्यूनल। नो ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटिंग एनी person as presiding officer of the tribunal or the chairman of the appellate tribunal shall be called in question in any manner। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी पर्सन को किसी DRT का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाती है या फिर DRAT में चेयरपर्सन बनाती है, तो उनके जो डिसीजन है उस पर्सन को अपॉइंट करने का, उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। सिमिलरली नो एक्ट और प्रोसीडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल और द अपीलेट ट्रिब्यूनल कैन बी क्वेश्चनड in any manner on ground merely of the any effect in the constitution of the tribunal or any appellate। ऐसे ही जो भी वहाँ पर जो सुनवाई हो रही है, किसी प्रोसीडिंग
अगर किसी केस की चल रही हैं तो उनको भी क्वेश्चन इस बेस पे नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड मेयरली एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिस पे यहाँ पर किसी तरह का क्वेश्चन उनकी सुनवाई पर नहीं किया जा सकता है। ना ही उनके अपॉइंटमेंट का जो डिसीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसको क्वेश्चन किया जा सकता है, चाहे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो या चेयरपर्सन हो। ऐसे ही उन चाहे डीआरटी हो या डीआरएटी हो, उनमें अगर किसी केस की प्रोसीडिंग चल रही है उस प्रोसीडिंग को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। किन ग्राउंड पे? इन ग्राउंड पे कि वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है ट्रिब्यूनल का या एपीलेट ट्रिब्यूनल का वो डिफेक्ट है उसमें किसी तरह का। तो इसका हमें ध्यान रखना है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और चेयरमैन कैन ओनली बी अ 3 month प्रिसाइडिंग ऑफिसर और चेयरमैन कैन बाय अ 3 month रिटन नोटिस रिजाइन हिज ऑफिस। तो रिजाइन करना चाहें तो 3 महीने का नोटिस देके रिजाइन कर सकते हैं, चाहे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो या चेयरमैन हो। दे कैन नॉट बी रिमूव्ड अनलेस बाई और एन ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी आफ्टर इंक्वायरी। तो इनको कोई भी हटा नहीं सकता। दे कैन नॉट बी रिमूव्ड। रिज़ाइन तो कर सकते हैं 3 महीने का नोटिस देकर, लेकिन उन्हें हटाया नहीं जा सकता। किस बेसिस पे उन्हें हटाया जा सकता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा उस तभी हटाया जा सकता है। वो भी किन ग्राउंड पे आएगा? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी आफ्टर इंक्वायरी। तो या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर उनका प्रूफ हो जाए या फिर इनकैपेसिटी प्रूफ हो जाए आफ्टर इंक्वायरी, इंक्वायरी के बाद में, तो उस ग्राउंड पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर इस चैप्टर में इतना ही था। अब इसमें कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो देख लेते हैं, थोड़ा सा हमारी जो है रिवीजन हो जाएगा। डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल आर एस्टेब्लिश्ड बाई, किसने एस्टेब्लिश, कौन करता है एस्टेब्लिश? डीआरटी को। इनको करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, डीआरटी को भी और डीआरएटी को भी। डीआरएटी होता यानी कि डेप्ट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल होता, तब भी हमारा आंसर जो है वो सेम रहता, सेंट्रल गवर्नमेंट। डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल कंसिस्ट बेंचेस ऑफ 3 पर्सन। तो इसमें 3 पर्सन नहीं होते हैं, इसमें तो एक ही होते हैं। डीआरटी में भी एक होते हैं और डीआरएटी में भी एक होते हैं। डीआरटी में हमारे होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर और डीआरएटी में हमारे होते हैं हमारे चेयरपर्सन। ज्यूरिडिक्शन ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल इज विद द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स। तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों। ज्यूरिडिक्शन की अगर हम बात करें, चाहे तो वो डीआरटी का हो या डीआरएटी का हो, दोनों का ही ज्यूरिडिक्शन कौन डिसाइड करता है? दोनों का ही ज्यूरिडिक्शन डिसाइड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं है कि जो भी रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट है उसके हिसाब से डीआरएटी का एपीलेट ट्रिब्यूनल का ज्यूरिडिक्शन होगा, तो ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, कैन द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्रिब्यूनल बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट? तो हमने अभी पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपॉइंट करेगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या फिर चेयरपर्सन को डीआरएटी के, तो इन दोनों ही केसेस में उनके जो डिसीजन है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो उनको ऑप्शन हमारा बी सही है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो साथियों इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म होता है, यूनिट ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।